और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता से भारत वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री आसियान की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जकार्ता गए थे। 24 घंटे से भी कम की यात्रा में प्रधानमंत्री सिर्फ 8.5 घंटे तक ही इंडोनेशिया में रहे, बाकी फ्लाइट में ही ट्रैवल करते रहे। प्रधानमंत्री ने वापस लौटते ही G20 की तैयारियों का बाकायदा जायजा लेना शुरू कर दिया है। भारत में कल ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े नेता कल ही आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल पहुंचने वाले हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। प्रधानमंत्री सबके आने की तैयारियों का आखिरी जायजा ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का एक मेहमान बहुत खास है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मोदी की तरफ से G20 की बैठक में आ रहे हैं। इन तमाम नेताओं को स्टेट ऑनर नहीं मिल रहा है, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस सलमान मोदी के स्टेट गेस्ट होंगे। इसकी वजह क्या है, हमारी यह रिपोर्ट देखिए। सिर्फ 8.5 घंटे के लिए एक मुस्लिम देश में क्यों गए मोदी? 14 घंटे फ्लाइट में बिताकर दिल्ली से 5000 किलोमीटर दूर क्यों गए मोदी? G20 की बैठक से ठीक पहले इंडोनेशिया क्यों गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? G20 की आधिकारिक शुरुआत होने में बस कुछ घंटे का वक्त बचा है। मेहमान आने शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार यानी 8 सितंबर को तो सारे बड़े नेता आने लग जाएंगे। और ऐसे वक्त में नरेंद्र मोदी को देश छोड़कर क्यों जाना पड़ा? 8 सितंबर से भारत में G20 समिट में शामिल होने के लिए तमाम बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन उससे पहले ही 6 सितंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के लिए रवाना हो गए। लेकिन मोदी के लिए जकार्ता जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्या मोदी इस बैठक को टाल नहीं सकते थे, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत में G20 का आयोजन हो रहा है? इसका जवाब है नहीं, मोदी ऐसा नहीं कर सकते थे। इसका जवाब हम आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसे हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे तो वहां सुबह के 4:30 बज रहे थे, लेकिन तब भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पूरा इंतजाम था। इंडोनेशिया के पारंपरिक नृत्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए सुबह सुबह ही इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीयों की भीड़ लगी थी। सब के सब मोदी की एक झलक पाना चाहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल कितना टाइट था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 5-5:30 बजे अपने होटल पहुंचे और सुबह 9 बजे से पहले उस वेन्यू पर मौजूद थे जहां आसियान की बैठक होनी थी, जिसमें भारत एक पार्टनर देश के तौर पर शामिल हो रहा था। आसियान समिट 5 सितंबर से शुरू हो गई थी और 8 सितंबर तक चलेगी। आसियान में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर शामिल हैं। आप गौर से देखेंगे तो ये सारे वो देश हैं जो चीन से परेशान हैं, क्योंकि ये सभी देश उसी साउथ चाइना सी के आसपास हैं जहां चीन अपना दावा जताता है। साउथ चाइना सी को लेकर आसियान के 5 सदस्य देशों और चीन में विवाद है। इलाके में चीन को काउंटर करने के लिए आसियान देश अमेरिका और भारत की मदद चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की तैयारियों को छोड़कर इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन की गुंडागर्दी के सामने इन छोटे देशों का साथ देने से संदेश बहुत बड़ा जाएगा। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने
भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। जब से चीन के पास पैसा आया है, उसने पैसे के दम पर छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाना शुरू किया है ताकि वो उन पर कब्जा कर सके। ऐसा ही उसने इन आसियान देशों के साथ भी किया। 1990 के दशक में आई एक इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन देशों की चीन पर निर्भरता काफी बढ़ गई थी। उस दौरान चीन की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर थी। इसके चलते आसियान ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, उसे अपना डायलॉग पार्टनर भी बनाया। लेकिन जब चीन ने फायदा उठाना शुरू किया तो इन देशों ने अमेरिका और भारत जैसे देशों से संबंध मजबूत कर इन्हें भी अपना डायलॉग पार्टनर बना लिया। इसीलिए इस आसियान समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी थी। मोदी इस कूटनीतिक फोरम की महत्ता को जानते हैं। उन्हें पता है कि चीन पर घेराबंदी के लिए यह कितना जरूरी है। इसीलिए मोदी हर बार इस समिट में हिस्सा लेते हैं। वो अब तक 9 बार आसियान समिट में हिस्सा ले चुके हैं। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। भारत में जो लोग प्रधानमंत्री मोदी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, अब जरा उन्हें ये तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तब तक अपने होटल लौटे भी नहीं थे और इंडोनेशिया की मुस्लिम महिलाएं हाथों में तिरंगा लिए मोदी मोदी के नारे लगा रही थीं। उन्होंने अपने गालों पर भारत का तिरंगा भी पेंट किया हुआ था। इंडोनेशिया की जनसंख्या 27.5 करोड़ है और इसमें से भी 90% मुसलमान हैं। यानी इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया की मुस्लिम पॉपुलेशन में प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज दिखता है। पीएम साहब से मुलाकात हुई, हम उनसे मिलके जितना खुश हुए उससे बहुत ही ज्यादा वो हमसे मिलके खुश हो रहे हैं। और सो एनर्जी और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडियंस एंड भारतीय। हम बहुत खुशी है, आप देख रहे हैं इतना उल्लास और इतनी खुशी यहाँ पे तमाम इंडियन डायस्पोरा के बीच में। और वी विश बेस्ट फॉर इंडिया, वी विश बेस्ट फॉर भारत एंड फॉर पीएम साहब। करीब 24 घंटे की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए हैं और अब 8 सितंबर यानी शुक्रवार से यहां भी G20 देशों के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग्स शुरू होनी है। शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच रहे हैं और कल ही उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वैसे तो G20 में ग्लोबल जीडीपी के 80%
इंटरनेशनल ट्रेड के 75% और दुनिया की आबादी के 2/3 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास होने वाला है मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत और मुलाकात। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तो भारत में स्टेट गेस्ट बनने जा रहे हैं। 11 सितंबर को यानी G20 की बैठक खत्म होने के बाद सऊदी प्रिंस सलमान का स्टेट गेस्ट के तौर पर स्वागत होगा और उसी दिन उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। सऊदी अरब तो G20 का सदस्य देश है, लेकिन G20 की बैठक के लिए सदस्य देशों के अलावा मेहमान देशों को भी बुलाया गया है। जरा इनकी लिस्ट पर नजर डालिए, पूरा एजेंडा क्लियर हो जाएगा। देखिए मोदी ने कितने मुस्लिम देशों को बुलाया है। भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को मेहमान देशों के तौर पर बुलाया है। इनमें से बांग्लादेश, इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमान और यूएई यानी कुल 5 मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, इंडोनेशिया और तुर्की तो G20 के सदस्य देश होने के नाते आ ही रहे हैं। यानी कुल मिलाकर भारत में G20 की समिट में 8 मुस्लिम देशों के हेड मौजूद रहेंगे। देखिए कौन कौन आ रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, ओमान के सुल्तान हैदम बिन तारिक। मोदी दुनिया में इन मुस्लिम मुमालिकों के महत्व को जानते हैं, इसीलिए वो उन्हें पूरा सम्मान दे रहे हैं। हाल ही में अमेरिका की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब इजिप्ट गए थे तो कायरो की ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद में भी गए थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इजिप्ट में रहने वाले दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की थी। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते काफी हद तक सुधारे हैं और इनमें सबसे आगे है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जहां दुनिया के इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हों, वहां सऊदी अरब के शहजादे को मोदी स्टेट गेस्ट क्यों बना रहे हैं? इसका जवाब भी व्यापार में ही छिपा है। पारंपरिक रूप से इराक और सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायर रहे हैं, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, भारत ने रूस का रुख कर लिया था। रूस अपनी तेल की कीमतों पर छूट दे रहा था, इस वजह से भारत भरपूर मात्रा में तेल का आयात कर रहा था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भारत जुलाई 2023 में रूस से 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल का आयात कर रहा था, लेकिन अगस्त 2023 में रूस से तेल का यह आयात घटकर 1.63 मिलियन बैरल प्रतिदिन का रह गया, जो कि पिछले 7 महीनों में सबसे कम है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूस ने भारत को तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट कम कर दिया है। यह पता चला है कि $15 प्रति बैरल पर मिलने वाला डिस्काउंट $5 प्रति बैरल कर दिया गया, जिसकी वजह से भारत ने रूस से तेल आयात में कटौती कर दी। भारत का तेल पहले भी सऊदी अरब और इराक जैसे खाड़ी देशों से आता था। भारत ने वापस इन्हीं से तेल का व्यापार करना शुरू कर दिया है। अगस्त में भारत ने सऊदी अरब से 8,40,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल आयात किया, जो उससे पिछले महीने यानी जुलाई की तुलना में 60% ज्यादा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को स्टेट वेलकम देने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है ताकि भारत की तेल सप्लाईज पर सऊदी अरब की तरफ से कभी कोई समस्या ना आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।